ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। ईवीएम नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, इस समय एक बड़े मुद्दे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। दरअसल आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से जो है प्रथम चरण के चुनाव जो है हो जाने के बाद अब सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है वो खेल रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अब क्या पूरी तरीके से जिस ढंग से आप देख रहे थे कि आने वाले समय पर जब सीटों को लेकर के मामला फिर से एक बार कहीं ना कहीं तय करने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही इस पूरे मामले पर गहन चिंतन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के मामला फंसता हुआ नजर आ सकता है। खास तौर से अगर देखा जाए दर्शकों, तो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये भले ही उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद बांधे हुए हों कि उनको जीत मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष का ही एक बड़ा चेहरा आपके खिलाफ हो, मायावती आपके खिलाफ हो, वह दलित वर्ग आपके खिलाफ हो, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला आपके पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ सकता। और इस वजह से ही ये शंकाएं जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जो है जीत का मामला फंस सकता है और इसको लेकर के स्थिति भी बिगड़ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भले ही विपक्ष का कोई भी चेहरा यहाँ पर इस बात को स्वीकारता नजर नहीं आता है, कोई भी इस पूरे मामले पर चर्चा करने से बच रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान जो है वो चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। दर्शकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों को लेकर के चर्चा करेंगे जिस पर मतदान हो चुके हैं। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जो है बड़े बड़े चेहरों की जो किस्मत है वो अब जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। चूँकि जो है इस पूरे जो है चुनाव को लेकर के जो तैयारियां जोरों शोरों पर थी और कई ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर के ये दावे भी किए जा रहे हैं कि अब उसका भी असर जो है वो 4 जून को जो है वो देखने को मिलेगा नतीजों के तौर पर कि आखिरकार जनता का रुझान क्या था, जनता किस तरफ थी। चूँकि आपने देखा कि नगीना सीट की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना की बात करें, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की है कि उस सीट को जो है निकाला जाए, उस सीट पर जो है अपनी जीत सुनिश्चित की जाए। अगर नगीना सीट की हम बात करें, नगीना सीट पर क्या चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में मुस्लिम और दलित का गठजोड़ नजर आएगा और क्या इस गठजोड़ की वजह से जो है वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद इस बार कम से कम जो है वो लोकसभा में नजर आने वाले हैं? क्या ये संभावनाएं जो इस समय लगाई जा रही है क्या वो सच है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को लोग इस बार भी अपना नेता नहीं चुनने वाले? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और वहां चुनाव संपन्न भी हो गया। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो गरीबों का मसीहा खुद को बताते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूं, जिन्हें अब ज़रूरत है कि वो संसद के अंदर भी उनकी आवाज़ों को पहुंचाते हुए नजर आएं। वो चाहते हैं कि कोई दलित का बेटा, कोई पिछड़े वर्ग का नेता संसद के अंदर पहुंचे जो उनकी समस्याओं को उठा सके। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद खुद दावा कर रहे हैं कि ये एक ऐसी सीट पर जिस पर सभी पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, सभी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का दावा ये है कि ये सीट उनके पाले में आ सकती है। जो पश्चिमी यूपी की आप बात करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो खासकर सभी पार्टियों की नज़र क्यों होती है? नज़र की बात है कि यहाँ पर हर समुदाय के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए SC ST OBC से जुड़े हुए लोग खासकर यहाँ पर इस सीटों पर मिलेंगे। नगीना सीट की बात करें तो यहाँ पर वाकई दलितों की संख्या ज़्यादा नज़र आती है, मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा नज़र आती है और इसी पर ही चंद्रशेखर आज़ाद काम करने के लिए उतरते हुए नजर आते हैं। अब देखिए कि दलितों के साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा हो,
वो चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच जाते हैं बिना समय गवाए हुए। जहां मायावती सोच विचार करती हुई रह जाती है या सिर्फ ट्वीट कर देती हैं लंबा चौड़ा, उसके बावजूद मायावती ना तो उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाती है, ना ही और राज्यों में जाने की कोशिश करती हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं, राजस्थान में एक दलित को इंसाफ दिलाने पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश में दलित की हत्या हो जाती है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वोट बैंक तो दलितों का, पिछड़े वर्गों का, मुस्लिम समुदाय की खासकर बात करें, उनका भी वोट चंद्रशेखर आजाद को मिलता हुआ नजर आएगा। और चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी किसी भी पार्टी के खिलाफ बोला नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता के साथ बोलते हुए नजर आए हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप कोई काफिला निकाल रहे हैं, आपके साथ पूरा हुजूम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नेता उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये बात का जिक्र चंद्रशेखर आजाद ने तब किया जब उनके ऊपर गोलियां दागी गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद सुरक्षा की मांग की जाती है, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को मिल जाती है। तो चंद्रशेखर आजाद का दबदबा उत्तर प्रदेश में है कि आज के समय में भी सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर सीएम योगी सरकार नजर आए और इसी के साथ साथ अब चंद्रशेखर आजाद अन्य राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में तो आप देख ही रहे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो हनुमान बेनीवाल को अपना समर्थन देते हुए नजर आए थे। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में भी राजस्थान में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वहीं अब ये कहा जा रहा है कि वो बिहार में भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार उनको जीत मिलती है कि नहीं। आइए इस पर एक और रिपोर्ट आपको। मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसके लिए क्या मामला है? एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है, मौसम गर्म बहुत है आज और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। रसूलपुर में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से ये जो राजनीतिक जद्दोजहद चल रही थी चंद्रशेखर आजाद की, क्या वो अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।